हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में भी छापेमारी होती है, तेजस्वी से भी पूछताछ होती है, राहुल गांधी से भी होती है, लालू यादव से भी होती है। तो एक तरफा जो कार्रवाई लगती है वो इसीलिए लगती है कि भाई सारे विपक्षी जो हैं कह सकते हैं कि आप उनके ऊपर क्यों टारगेट कर रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा बीजेपी की तरफ अगर आएँ तो अशोक चौहान, जिनका नाम बीजेपी ने आदर्श सोसाइटी घोटाले में खूब जमकर उठाया था, पीएम मोदी तक ने उनका नाम लेते हुए कहने कि उनके इस पूरे मामले में जिस तरह से उनका कह सकते हैं कि किरदार था उसको लेकर सवाल उठाए थे। तो अब आखिर वो बीजेपी में आकर के अपने आप को साफ सुथरा कर लेंगे, क्या सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे? तो यही लोकसभा चुनाव से पहले लगता है कि एक एक करके विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज नेता ईडी सीबीआई के शिकंजे में अब और भी ज्यादा फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ना सिर्फ राजधानी दिल्ली में हमने देखा कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार इस शिकंजे में फंसी हुई है, बल्कि हमने देखा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी, इसके अलावा राजस्थान में, और अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक, वह सीबीआई के शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि छापेमारी अब उनके घर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल यही उठते हैं, क्या मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को ही घेरना चाहती है? आखिरकार यहां पर बड़ी साजिश सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए है, या फिर यहां पर वाकई में भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश जारी है? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू। बात यहाँ पर सत्यपाल मलिक की कर ली जाए। जिस तरह से किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई उनके घर पहुंची, छापेमारी आज करती हुई नजर आई है। सत्यपाल मलिक अब यहाँ पर देखा जाए इस घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और वह कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आपको क्या मिलेगा मेरे घर में? 4 से 5 कुर्ते पजामे, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात रखी है। क्या वाकई में यहाँ पर अब सत्यपाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल। और ये बात प्रांशी जी अगर आप देखें तो लगातार कही भी जाती है, बोली भी जाती है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होता हुआ नजर आएगा। आप लिस्ट देखिए, बड़ी लंबी लिस्ट आपको नजर आएगी, जहां पर जो खासकर विपक्षी नेता हैं या फिर पीएम मोदी के खिलाफ वाले बोलने वाले जो लोग हैं, या तो वो हाशिए पे आ जाते हैं। खुद बीजेपी के अंदर आपने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी हों, वरुण गांधी हों, या फिर कुछ और नेता हो, जैसे ही पीएम मोदी के खिलाफ या उनकी पॉलिसी के खिलाफ वो कुछ बोलते हैं, उनको एक तरफ कर दिया जाता है। और ये बारंबार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक के ऊपर जो सीबीआई की कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है, और लगातार जो उनको ये साबित करने का प्रयास किया गया है कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो एक तरीके का गबन घोटाले की बात जो कही गई थी उसको लेकर सारी छापेमारी की बात कही जा रही है। लेकिन क्या आखिर क्या साबित कर पाए, क्या कुछ मिल पाया? क्योंकि सत्यपाल मलिक कहते हैं मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब चल रही है और मेरा जो घर है वो भी मेरे नाम पे नहीं है, किराए का ये कमरे हैं 2। ऐसे में आप मेरे यहाँ पे क्या ढूंढने आए थे? मेरी समझ से परे बात है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरी तबीयत भी ख़राब है, और ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल अब उठते हैं प्रांशी जी कि क्या लोकसभा चुनाव आने से पहले बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव का जो है राजनीति करती हुई एक बार फिर नजर आ रही है? क्योंकि सत्यपाल मलिक को अगर आप देखें तो लगातार उनकी जो आवाज़ है बुलंद रही है। पुलवामा से लेकर किसान आंदोलन तक हर मुद्दे पर उन्होंने पीएम मोदी को और मोदी सरकार की तमाम पॉलिसी को घेरते हुए वो नजर आते रहे हैं। तो ऐसे में जो ये छापेमारी हुई है, जिस तरह से उनके घर पे सीबीआई पहुंची है, उसके सीधे मायने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और सत्यपाल मलिक उसको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं किसानों की जो मांगे हैं वो उनको मिलनी चाहिए। तो ये उससे भी जोड़कर प्रांशीय देखा जा रहा है कि जो सत्यपाल मलिक है जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, और इसीलिए शायद उनको जो है सीबीआई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इतने लंबे वक्त से अगर ये बात कह सकते हैं उनके खिलाफ थी, तो आखिर सीबीआई से लेकर तमाम जो एजेंसियां वो सोई हुई क्यों थी? पहले से क्यों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। तो फिलहाल मिला जुला कर अगर पूरे मामले पर गौर किया जाए तो ये नजर आता है कि क्या वाकई सत्यपाल मलिक जो कह सकते हैं गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे जम्मू कश्मीर के भी और भी राज्यों के, तो क्या वाकई उन्होंने उनकी कोई भूमिका इस पूरे प्रोजेक्ट में थी? क्या वाकई सीबीआई को कोई ऐसा सबूत मिला है कि जिससे उनकी भूमिका को वो इस्टेब्लिश कर सके? तो अगर नहीं मिला है तो ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने का जो प्रयास है उसके तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन
इस तरह से यहाँ पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को लेकर हमने आज देखा है कि सीबीआई उनके घर पहुंच गई और ऐसे में यहाँ पर उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अमन जी अपनी बात रखी है। सबसे पहले दर्शकों को यहाँ पर सुनाते हैं कि सत्यपाल मलिक आखिरकार क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं सोशल मीडिया के जरिए। बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि पंजाब के 23-24 साल के नौजवान किसान शुभकरण सिंह की हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर गोली मारकर हत्या कर दी है। हरियाणा पुलिस ने उस वक्त गोली चलाई है जब किसान नियत थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इतना होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। किसानों की सभी मांगे जायज़ हैं, मोदी सरकार उन्हें पूरा करे। मोदी सरकार अपने ही देश के किसानों को बैरिकेड लगाकर दिल्ली आने से क्यों रोक रही है। देखा जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने अपनी बातें रखी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसानों के समर्थन में वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। जानकारी दे दें कि किरू जल विद्युत परियोजना 624 मेगावाट और एक रन ऑफ रिवर योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है और यहाँ पर देखा गया है कि किश्तवाड़ से लगभग 42 किलोमीटर दूर है और इसी परियोजना में 135 मीटर ऊंचे बांध और 156 मेगावाट की 4 इकाइयों के साथ भूमिगत पावर हाउस का निर्माण किया गया, परिकल्पित किया गया। और ऐसे में यहां पर देखा जाए जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित 2 फाइल जो सामने आई हैं, मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश यहां पर की गई थी। ये आरोप यहां पर सत्यपाल मलिक पर लग चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर मंजी ये उठता है कि 300 करोड़ के घोटाले की रिश्वत की अगर आप बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार यहां पर जो सवाल उठा रही है वो ये कहती है कि मनीष सिसोदिया जो है, संजय सिंह जो है, दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जो फंसे हुए हैं, ईडी अब तक सबूत तो पेश नहीं कर पा रही है, घोटाले के बारे में बात कही जा रही है। और यहां पर आप कैसे देख रहे हैं, क्या यहां पर ईडी सीबीआई सबूत पेश कर पाएगी? क्या यहां पर जिस तरीके से जो आज सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं और यहां पर देखा जाए तो साफ तौर पर इमोशनली तौर पर भी किसी को राहत नहीं मिल रही है। देखिए, बिल्कुल आपने जो मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, संजय सिंह इसमें नाम आ सकते हैं, हेमंत सोरेन का आप देख रहे हैं लगातार उनके खिलाफ भी पूरे का पूरा मामला है, जेल के अंदर वो भी पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में भी छापेमारी होती है, तेजस्वी से भी पूछताछ होती है, राहुल गांधी से भी होती है, लालू यादव से भी होती है। तो एक तरफा जो कार्रवाई लगती है वो इसीलिए लगती है कि भाई सारे विपक्षी जो हैं कह सकते हैं कि आप उनके ऊपर क्यों टारगेट कर रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा बीजेपी की तरफ अगर आएँ तो अशोक चौहान, जिनका नाम बीजेपी ने आदर्श सोसाइटी घोटाले खूब जमकर उठाया था, पीएम मोदी तक ने उनका नाम लेते हुए कहने कि उनके इस पूरे मामले में जिस तरह से उनका कह सकते हैं कि किरदार था उसको लेकर सवाल उठाए थे। तो अब आखिर वो बीजेपी में आकर के अपने आप को साफ सुथरा कर लेंगे, क्या सारे इल्ज़ाम खत्म हो जाएंगे? तो यही विपक्षी पार्टियां कहती रही हैं कि भाई अगर जब तक हमारी दलों में, हमारी पार्टी में लोग हैं तब तक तो वो भ्रष्टाचारी हैं, करप्शन में लिप्त हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में पहुंचते हैं सारे के सारे पाक साफ हो जाते हैं। और ये लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हम अजीत पवार की बात करें, हम हेमंत बिस्वा की बात करें जो आजकल राहुल गांधी को लेकर खूब बयानबाजी करते हैं, लेकिन कितने घोटालों के मामले खुद बीजेपी ने उनके ऊपर उठाए थे वो भूल जाते हैं। तो कई तरह की चीज़ें जिसको लेकर बीजेपी लगातार प्रांशी जी घिरती जा रही है। और ऐसे में अगर बीजेपी कह सकते हैं कि जो पावर में है, सत्ता में है, अगर और ये भी कहा जाता है कि ईडी सीबीआई, यानी कि आपने देखा कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल तक ने ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, कैमरा पे ये बात कही कि अगर सीबीआई ईडी का डर खत्म हो जाए तो जो शिवराज सिंह चौहान हैं और वसुंधरा राजे हैं वो अपनी पार्टी अलग बना लेंगे। आप इसका मतलब समझिए कि उनको भी कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हम पार्टी से थोड़ा सा भी खिलाफ हुए, शिवराज सिंह चौहान कितने कद्दावर नेता, 4 बार के वो सीएम, अगर वो पार्टी से थोड़ा सा भी अलग हटेंगे तो सीबीआई और ईडी के रडार पे वो भी आ जाएंगे। तो ऐसे में सत्यपाल मलिक के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो छापेमारी हुई है, जाहिर सी बात है कि सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह का अंदाज उन्होंने बीजेपी के खिलाफ रखा है उसका बदला लेने के लिए क्या ये सब कुछ किया गया है। अब ऐसे में सवालों के घेरे में सीबीआई भी है, क्या साबित कर पाए, क्या उनको मिल पाया है वो सामने रखेंगे, और क्या वाकई जो कह सकते हैं सत्यपाल मलिक की इसमें कोई भूमिका थी, अगर नहीं थी तो फिर उस पर क्या कहते हुए नजर जी। यहाँ पर हम इससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हमने जो सियासी गलियारों में अटकलें देखी थी, सत्यपाल मलिक जी की बात कर लीजिए, जो हमारे सहयोगी हैं राकेश मोहन सिंह जी, एक वक्त जब उनके पास पहुंचे तब उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर खुलकर बात रखी थी। क्या यहाँ पर आज हम उसी मुद्दे को मान सकते हैं? पुलवामा हमले के चलते आज सत्यपाल मलिक की मुश्किल
मुश्किलें बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने खुलेआम तौर पर बारंबार ये बात कही है कि जिस तरह से पुलवामा में जो कह सकते हैं इतने शहीद हुए जवान, और क्या उसकी कोई जांच हो पाई, हेलीकॉप्टर्स की मांग की गई वो आपने नहीं दिए, ऐसे तमाम सारे तथ्य जो थे जो उन्होंने निकल कर खुल के सामने रखे। और बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं इस मामले को उनसे जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से खुलकर उन्होंने बात की उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ सकता है। और देखिए, अब सीबीआई की रेड हो सकता है, कुछ दिनों में ईडी की रेड भी पड़ती हुई नजर आ जाए। तो ऐसे में सत्यपाल मलिक ही नहीं, तमाम सारे जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ अपनी जुबान खोलते हैं, उनके जुबान पर ताला लगाने का काम ईडी और सीबीआई के जरिए किया जाता है। और ऐसा लगातार अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन और तमाम जो बड़े दिग्गज कह सकते हैं विपक्षी नेता, उनका ये कहना है। वाकई में अब यही देखना होगा, क्या सत्यपाल मलिक ने जो आवाज उठाई थी पुलवामा हमले को लेकर, क्या अब वही बातें उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं? आपको यहाँ पर वो बयान भी सुना देते हैं कि सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के लिए क्या कुछ कहा था उस हमले को लेकर। सुनिए जरा। मतलब किस तरीके से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक शक्ति ने जकड़ लिया है कि एक बात जो पूर्व गवर्नर करते हैं और उस बात को आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता। उसी दिन सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला के धमका दिया गया था कि ये कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों के चैनल हैं, इनसे मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। इन्होंने बिल्कुल पूरा मीडिया को एक तरह से टेरराइज करके रखा हुआ है और बात नीचे तक जा नहीं रही है। हम तो पब्लिक मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप लोगों के जरिए बोल रहे हैं तो बात पहुंच रही है। जहाँ तक पुलवामा का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन कहा था, जो लोग कहते हैं बाद में क्यों बोले, उसी दिन पद पे रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री सेम डे वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। जैसा कि आपने सुना कि आखिरकार सत्यपाल मलिक क्या कुछ कहते हुए नजर आए, लेकिन बात यहां पर अगर कर ली जाए कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को उनका अगर समर्थन मिल जाता है, सत्यपाल मलिक को इस मामले से छुटकारा मिलेगा या फिर नहीं, या फिर मुश्किलें इसी तरीके से उनकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक जो है यहाँ पर सीबीआई के पचड़े में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मुश्किलें उनकी लोकसभा चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएंगी, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में आने के लिए बीजेपी यहां पर बड़ी धांधली करती हुई नजर आ रही है, साजिश करती हुई नजर आ रही है, सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी? इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।